आपको कभी किसी ने कहा कि आप जब भी मेट की गीत लगती हैं? मुझे ऐसा बोला तो है एक्चुअली अभी तो कैमरा से तो कम बात कर रही हूँ, एक्चुअली बहुत बात करती हूँ। वाला बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया है। एक तो आप हर किसी को ब्रो ब्रो करके एक तो कूल हो जाते हो, चाहे वो आपके हस्बैंड है वो भी ब्रो है। आई थिंक मैं भी कई बार अपने कॉन्वर्सेशन में अपने हस्बैंड को भी ब्रो बोल, बट ही इज नॉट अ ब्रो। ऐसी कौन सी एडवाइस है आप जो आजकल के लड़कियों को करना चाहेंगे कि भाई अगर तुम पहली डेट पे जा रही हो ना तो ख्याल रखना, इट्स सो इम्पोर्टेंट कि हम लोग ना वो बटरफ्लाई इन आवर स्टमक्स और उनसे वो फीलिंग बहुत ही ज्यादा। लिव इन का कॉन्सेप्ट, सिचुएशनशिप, मैं खुद एक मिलेनियल हूँ तो ये सिचुएशनशिप मुझे नहीं पता है। वो एक गलती जो लड़कियां ज्यादातर शादी के बाद करती हैं। सारी गर्ल्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस कॉन्वर्सेशन पे अटक जाती हैं बिकॉज वो एक वही रोमांस लगता है आपको जो मैरिज नहीं है। बॉडी रिवील करके आप मिलियन फॉलोअर्स ले रहे हो, फिर हम बोल देते हैं माय लाइफ माय रूल्स, और भाई मैं लड़की हूँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ। एक लड़की जो अपने दिमाग के बलबूते पे इंस्टाग्राम में कुछ करना चाहती है और एक लड़की जो ऐसा कुछ करना चाहती है। आपको ये चीजें नहीं करनी है। कितने सुसाइड केसेस इन द लास्ट 2 months हुए हैं। जब ब्रेकअप्स का सबसे ज्यादा कारण क्या रहता है? कम्युनिकेशन है, पेशेंस कम है, आप बहुत जल्दी जाना चाहते हो रिलेशनशिप में, आपको पता ही नहीं आपको चाहिए क्या लाइफ में। अच्छा, आपको लगता है कि आप फेमिनिस्ट हैं? मुझे ऐसा लगता है नहीं, नॉट ट्रू। आई डोंट थिंक सो। तमन्ना टॉकीज, where you can follow trend every weekend। नमस्कार, हेलो, कैसे हैं आप? मैं हूं आपके साथ तमन्ना महाजन। कौन तमन्ना? अरे मैं ओवर थिंकर और सेल्फ एक्लेम्ड रिलेशनशिप काउंसलर और एक ऐसा शख्स जिसको हालात के थपेड़ों ने बहुत बार थप्पड़ मारे और फिर मैं जगी, फिर मैं उठी, फिर गिर गई, लेकिन मेरे को कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे को एक ऐसे काउंसलर की ज़रूरत है जो मेरे इन सभी डाउट्स को, मेरे सेल्फ डाउट्स को या फिर इन मेरी परेशानियों से मुझे निजात दिला पाए। कई लोगों ने बोला कि अपने दोस्तों से बात करो, तुम्हारा डिप्रेशन कम हो जाएगा, लेकिन जब मैं उनके पास गई तो वो खुद ही डिप्रेस थे। फिर मुझे एक ऐसी शख्स मिली इंस्टाग्राम पे जिनका नाम है, जिनके इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है वाइफी टॉक्स, और वो इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं और इनका नाम है अंकिता कौल। अंकिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतने वाइब्रेंट कलर में आज आई हैं आप, ब्लू कलर, और मुझे लग रहा है कि विमेन एम्पावरमेंट तो यहीं से शुरू हो जाती है जब आप विमेन को पिंक के तौर पर देखते हैं, लेकिन आप तो ब्लू पहन के आ गई हैं। थैंक यू सो मच। यहीं से एम्पावरमेंट शुरू हो जाती है और बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच एंड सो हैप्पी। आपकी एनर्जी देख के आई फील सो एनर्जेटिक राइट नाउ। लेकिन आपका चैनल जब मैंने देखा था वाइफी टॉक्स तो मुझे लगा कि यार ये तो अपनी मेरी परेशानियां बता रही है। तो बड़ा मज़ा आ रहा था देख के। विमेन एम्पावरमेंट की बात आप करती हैं, आप बात करती हैं किस तरह से आप रिलेशनशिप्स को हैंडल कर सकते हैं, साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि जब आप शादी के बाद 2 जिम्मेदारियां आप पे हो जाती हैं, एक खुद की भी और घर की भी, तो उसको कैसे टैकल करती हैं? ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया? क्या आपने भी कुछ ऐसी थपेड़े खाए थे? हाँ, जब मेरी नई शादी हुई थी तो एक बहुत ही नेचुरल सी चीज़ होती है, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो। आपके हस्बैंड देखेंगे ना ये? हाँ, बिल्कुल। मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं। स्टिल जब आप एक ट्रांजिशन फेज से आप नए फेज में जाते हैं तो आप कई बार बहुत घबराते हैं, आपको समझ में नहीं आता, आप एक आइडेंटिटी क्राइसिस से भी गुजरते हैं एंड आप खुद को समझ ही नहीं पाते। सो आई थिंक वो चीज़ जब स्टार्ट होने लगी मुझसे, और जब मैंने ऑफिस में और लड़कियों से बात करना स्टार्ट करा और हम लोग को मैंने देखा कितनी कॉमन चीज़ें हैं ये जो हम फील कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि हमें घर में कोई परेशानी है, कुछ हम बहुत खुश हैं, बट आप सेल्फ डाउट, सेल्फ एस्टीम, आइडेंटिटी क्राइसिस, इन सब से जब गुजरते हो तो अकेलेपन में जब मैंने ये चैनल स्टार्ट करा तो आई थिंक मुझे बहुत खुशी मिली। सो दैट वाज द रीजन कि मैंने सेल्फ डाउट क्यों आता है लड़कियों को इतना ज्यादा? घर से कोई तारीफ नहीं मिलती इसलिए? नहीं, आई थिंक ये लेयर्स ऑफ, हम जब बहुत हम फियर ड्रिवन होती हैं विमेन, हम बहुत इमोशनल होते हैं, तो हम लोगों को हम
क्यों एक लड़की के जो लड़की दोस्त हैं उसको कभी भी ज्यादा समझ पाते हैं, क्योंकि वो उनके फियर समझ पाते हैं, उनकी एंग्जाइटी समझ पाते हैं। तो वो जो डाउट होता है ना, अनफॉर्चुनेटली चाहे कितना भी कोई ट्राई करे वो नहीं समझ पाते। तो आई थिंक वो फील होता है आपको अंदर से। तो ऐसी कौन सी एडवाइस है आप जो आजकल के ज़माने के बच्चों को करना चाहेंगे, आजकल की लड़कियों को करना चाहेंगे कि भाई अगर तुम पहली डेट पे जा रही हो ना तो ख्याल रखना? मुझे लगता है किसी भी रिलेशनशिप में इट्स सो इम्पोर्टेंट कि हम लोग ना वो बटरफ्लाई इन आवर स्टमक्स और उनसे जो वो फीलिंग बहुत ही ज़्यादा केओटिक है, वो लास्ट में इट ऑलवेज ब्रिंग्स टीयर्स। तो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी डेट से पहले ना दोनों लोग एक तरफ, आपका एक गोल होना चाहिए लाइफ में, और आप दोनों उस तरफ ड्रिवन होने चाहिए कि हाँ हम दोनों इस चीज़ को सेम देखते हैं, चाहे वो शादी है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ है। क्या आप दोनों एक तरफ एक सिमिलर गोल पे जा रहे हो? क्योंकि अगर एक व्यक्ति चाहता है कि आप शादी करना चाहते हो, दूसरा व्यक्ति चाहता है नहीं मुझे तो सिर्फ लाइफ लॉन्ग लिव इन ही चाहिए, वहीं से आधी क्लैशेस तो वहीं स्टार्ट हो गए ना। अच्छा, ये लिव इन का कॉन्सेप्ट, सिचुएशनशिप और भी कई सारे ऐसे टर्म्स हैं, मेरे को इतना ज़्यादा टर्म्स जेनजी के पता भी नहीं है, ये क्या है? मतलब इनका कोई मतलब है रिलेशनशिप्स में? मैं खुद एक मिलेनियल हूँ तो ये सिचुएशनशिप मुझे नहीं पता है। लिव इन कॉन्सेप्ट, फ्रेंड्स फॉर बेनिफिट्स एक और टर्म मेरे को याद है। मैं ज़्यादा अपग्रेडेड मुझे लग रहा है। नहीं, सिचुएशनशिप आई डोंट नो, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स ऑफ कोर्स आई नो। मुझे लगता है कि ईच टू देयर ओन। आई थिंक कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी, मुझे पर्सनली लिव इन गलत नहीं लगता, बिकॉज मुझे लगता है किसी व्यक्ति को जानना बहुत ज़रूरी होता है मैरिज से पहले, उसके तौर तरीके, उसके साथ ट्रैवल करना। मैं पर्सनली इस थॉट से बिलोंग करती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज एकदम से मैरिज के बाद आपको लगता है ओ गॉड ये क्या हो गया। सो आई डोंट नो, मुझे लगता है मैं कभी गलत भी हूँ, बट आई थिंक लिव इन मुझे लगता है बहुत बहुत सही चीज़ है। बट लिव इन के बाद भी डिवोर्स हो जाते हैं? विदाउट लिव इन भी डिवोर्स हो जाते हैं। आई थिंक दोनों कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं ना सेम गोल हो, लेकिन ज्यादातर लोगों का ये सुनने में आता है ऑपोजिट अट्रैक्ट, हालांकि ये मैं भी नहीं मानती कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? मतलब ऑपोजिट अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अगर मैं बिल्कुल ही अलग सोचती हूँ, मेरे हस्बैंड बिल्कुल अलग सोचते हैं, तो कैसे हम अट्रैक्ट करेंगे? मुझे लगता है कि आपकी जो थॉट्स हैं वो दोनों के अलग होते हैं, बिकॉज मेरे और मेरे हस्बैंड की भी थॉट प्रोसेसेस अलग ही हैं, बट आई थिंक कॉमन ग्राउंड क्या है, एक दूसरे के लाइकिंग्स, एक्टिविटीज जो आप इंजॉय करते हैं, जैसे हम ट्रैवलिंग इंजॉय करते हैं, या हम बॉक्सिंग इंजॉय करते हैं, या फिर हम वॉक्स इंजॉय करते हैं, हम पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉन्ग्स इंजॉय करते हैं, हम ट्रैवलिंग एक्टिविटीज भी बहुत इंजॉय करते हैं। सो वो जो कॉमन चीज़ है, वो ऐसा नहीं कि एक को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है और एक बिल्कुल ही कॉमन टर्म्स है घड़गुच्चू जो इनको कहीं नहीं जाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट हाँ, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, आई थिंक इट्स वेरी नेचुरल, क्योंकि आप एक सेटअप अपब्रिंगिंग के साथ आए हो, आपके पार्टनर बिल्कुल ही अलग अपब्रिंगिंग के साथ हैं, इवन ट्विन्स आर वेरी डिफरेंट। सो हाउ कैन, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दो पार्टनर्स बिल्कुल ही सेम थॉट प्रोसेस से आएंगे? ठीक है, कोर्टशिप पीरियड की बात हो गई, वो एक गलती जो लड़कियां ज़्यादातर शादी के बाद करती हैं। मुझे लगता है मोस्टली लड़कियां ये गलती शादी से पहले करती हैं। आई थिंक वो जब हमारी शादी होने वाली होती है तो हम कितना फोकस करते हैं ना वेन्यूज पे, अटायर्स पे, पर हम क्यों करते हैं? कभी आपने सोचा है कि हमने कभी शादी से पहले जो मेन डिस्कशंस होते हैं कि हमारे घर में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, फाइनेंसेस क्या रहेंगे, क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस है, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, क्या हम न्यूक्लियर सेटअप में रहें, क्या जॉइंट सेटअप में रहें, हमारे डूज एंड डोंट्स क्या हैं? और जैसे हमारी जब जॉब लगती है तो हम कितना पूछते हैं ना कि ये डिसाइड करना है, हमें ये काम करना है, या फिर जब रूममेट आता है हम 100 चीज़ें पूछते हैं कि ये ओके नहीं है, ये ओके नहीं है। बट सारी गर्ल्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस कॉन्वर्सेशन पे अटक जाती हैं, बिकॉज वो एक वही रोमांस लगता है आपको जो मैरिज नहीं है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डूज एंड डोंट्स, कि आपको क्या नहीं करना है, आपको नहीं पसंद है। एंड आई नो ये बहुत कॉन्ट्रैक्चुअल साउंड करता है कि मैं अपने पार्टनर को बोल रही हूँ नहीं मुझे ये नहीं पसंद है, बट ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये बताना ज़रूरी है कि ये मैं चीज़ नहीं कर सकती, आई एम रियली सॉरी। एंड देन आप एक कॉमन ग्राउंड पर आते हो। आई थिंक वो कॉन्वर्सेशंस बहुत ज़रूरी है, इसी से मैरिज के बाद सारी मेजर प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट होती हैं। अच्छा, आपको लगता है कि आप फेमिनिस्ट हैं? मुझे ऐसा लगता है नहीं, नॉट ट्रू, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मैंने काफ़ी वही सिचुएशंस मेन की भी लाइफ में होती हुई देखी है। मुझे लगता है काफ़ी प्रॉब्लम्स वो लोग भी बहुत ज़्यादा वो करते हैं। इट्स जस्ट हस्बैंड टॉक्स कोई चैनल नहीं है। अपने हस्बैंड को सजेस्ट कीजिएगा। मैं उनको ज़रूर बोलूँगी आप प्लीज़ ये चैनल स्टार्ट करें, हस्बैंड टॉक्स और वाइफ टॉक्स, आपसे डिबेट।
बट हाँ नहीं, आई थिंक वो मेन ऑल्सो, उनको भी बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, मुझे भी बहुत बुरा लगता है क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे सुनने में मिलते हैं तो आपको लगता है कि ये सिर्फ विमेन ओरिएंटेड नहीं है, इट्स जस्ट वोकल सिर्फ विमेन होती हैं। बहुत अच्छी चीज़ बोली आपने कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, और अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी इतने सारे केसेस हमने देखे जिसमें अब पता उसमें सच्चाई कितनी है वो तो नहीं पता, लेकिन जैसे एक सुभाष नाम के लड़का था जो IT इंजीनियर था, उसने जब सुसाइड किया तो अपनी वाइफ का नाम लिखा कि उसने मेरे को तंग किया, ह्यूमिलेट किया पैसों के। फिर एक और अभी मेरठ का केस था जिसमें एक लड़की ने अपने हस्बैंड को मार के बंद कर दिया। एक और भी ऐसे कई सारे केसेस थे। ये विमेन एम्पावरमेंट है? अगेन वो मुझे ऐसा लगता है उस पूरे वर्ड को ही इतना गलत ये यूज करा गया है कि लोगों को लगता है विमेन एम्पावरमेंट मतलब कि विमेन कुछ भी कर सकती हैं। ऐसा नहीं है। आई थिंक अवेयरनेस तो होनी बहुत जरूरी है ना। आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, कहाँ आप गलती कर रहे हो। मैं नहीं कह रही, हम सब गलतियां कर रहे हैं, हम सबके अपने अपने टॉक्सिक पैटर्न्स हैं, लेकिन ये तो फिर बियॉन्ड ही विमेन एम्पावरमेंट हो गया ना। ये विमेन एम्पावरमेंट नहीं है। क्योंकि इसमें आप किसी व्यक्ति को, एक दूसरे इंसान को चोट पहुंचा रहे हो। और विमेन एम्पावरमेंट की जब बात आती है तो मैं सोशल मीडिया पे भी जाना चाहूँगी। मेरी और आपकी ऑफ द कैमरा बात भी हो रही थी कि जिस तरह से हम देखते हैं कि बॉडी रिवील करके आप मिलियन फॉलोअर्स ले रहे हो, ठीक है, और फिर हम बोल देते हैं माय लाइफ माय रूल्स, और भाई मैं लड़की हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ऐसा तो लड़के भी करते हैं, तो लड़कों को क्यों नहीं बोला जाता, लड़कियों को क्यों बोला जाता है? ये कहाँ तक सही है? इसके बीच की एक थिन लाइन क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि अगेन जो मैंने आपको पहले ही बताया था, एम्पावरमेंट और ऑब्ससेनिटी में एक बहुत बड़ी लाइन होती है। आप जहाँ पे आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कुछ भी दिखा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप एक मैच्योर्ड इंसान हैं या नहीं भी हैं, पर आपसे 10 और लड़कियां इन्फ्लुएंस होंगी, फिर उनको भी वही वैलिडेशन चाहिए होगा, वो भी वही चीज करेंगी। तो जब आप कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म में कुछ भी काम कर रहे हैं और अगर आपका काम पसंद करा जा रहा है, आपकी एक सर्टेन फॉलोइंग है, तो नेचुरली आपके अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए कि मैं जो दिखा रही हूँ उस चीज से लोग भी कुछ सीखें, कुछ करें, और वो चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए। तो ये जितने भी ऑब्सीन एक्ट्स जो चलते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर किसी भी और प्लेटफॉर्म पे, तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी है कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, फिर वैलिडेशन के पीछे भागते हैं, लाइक्स, फॉलोज, शेयर्स, उसके पीछे फिर कितने सुसाइड केसेस इन द लास्ट 2 months हुए हैं जस्ट बिकॉज विमेन फील कि नहीं हमें उस तरीके की फॉलोइंग अट्रैक्शन नहीं मिल रहा है, क्या हम भी यही करें। हाँ, ये भी बहुत मेजर इशू है कि आप एक जैसे मीशा अग्रवाल का ही केस है कि वो मेहनत कर रही थी, अच्छी इन्फ्लुएंसर थी, अच्छा कंटेंट देती थी, लेकिन एट लास्ट उनको लगा कि नहीं, मेरे फॉलोअर्स जो हैं घटते जा रहे हैं। और आप वहीं दूसरी तरफ देखिए, आज की डेट में ऐसी आपको नई नई एक्ट्रेसेस दिख जाएंगी जो बॉलीवुड में नाम कमाने के लिए इसी ऑब्सीन चीज़ों का सहारा ले रही हैं। तो ऑब्वियसली जब अब हम उनको देखते हैं तो कहीं ना कहीं तो फ्रस्ट्रेशन होती है यार, कि ये तो बहुत आसान सा काम है, लेकिन क्योंकि मैं नहीं कर सकती तो इसका मतलब मुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। करेक्ट। तो ऐसे में आप क्या सजेस्ट करेंगी ऐसी लड़कियों को, क्योंकि 25 साल की लड़की जिसका बर्थडे 2 दिन बाद होना था, मतलब इस तरह का स्टेप उठाती है, बहुत गलत मैसेज है सोसाइटी के लिए। मुझे लगता है इसमें ओनर्स उन सारे इन्फ्लुएंसर्स के लिए, इंक्लूडिंग मी, कि हम वो रिस्पॉन्सिबली हम वो सारे एक्ट्स करें जिससे लोगों को पता लगे और अवेयरनेस हो ये चीज़ें ठीक वाकई में नहीं है। बिकॉज वो जो लड़की है इतना इंटेलेक्चुअल, उसका इंटेलेक्ट लेवल बहुत हाई था। हाँ। एक लड़की जो अपने दिमाग के बलबूते पे इंस्टाग्राम में कुछ करना चाहती है और एक लड़की जो ऐसा कुछ करना चाहती है, कंपैरिजन नहीं, बट वो चीज़ अगेन बहुत ही गलत है, क्योंकि वो अगेन वो अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो जैसे आपके जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं और जो करेक्ट प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सब चैनल्स पे जब अवेयरनेस होगी तो नेचुरली वो चीज़ें काफ़ी कम हो जाएंगी। अब्यूजिव लैंग्वेज, अभी हमने देखा वो अपूर्वा जो इन्फ्लुएंसर हैं जिनका वो अभी इंडिया वॉट लेटेंट का जो केस हुआ था, उनमें जो लड़की थी, अच्छा एक अलग ही पौध है ये, मतलब एक अलग ही ब्रीड है। आप गालियां देते हैं, आप गलत शब्द बोलते हैं, उसके बाद उनके फैंस उनको दुर्गा माँ की उपाधि दे रहे हैं कि अरे ये तो दुर्गा माँ है, क्योंकि जब वो वापसी आई है तो इतना बड़ा तो वो नहीं किया उन्होंने, कम बैक नहीं कर लिया। आपने गाली दी थी भाई, उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ा, और इतनी अच्छी चीज़ आपने बोली भी नहीं थी। करेक्ट है ना। और फिर उसके बाद इस पे डिबेट हुआ कि लड़के ने कुछ गलत बोला था, उसका आंसर लड़की ने दिया है। क्या ये भी जरूरी है विमेन एम्पावरमेंट के लिए कि अगर लड़का गलत बोल रहा है तो आप उससे डबल बदतमीजी से बात नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज दूसरा जो आपके लिए गलत बोल रहा है वो उससे तो वो रिफ्लेक्शन उस आदमी का है, जो आप गलत बोल रहे हो वो रिफ्लेक्शन कंप्लीटली आपका है। तो वो आई थिंक अकाउंटेबिलिटी, अवेयरनेस, ये सारी चीजें गो हैंड इन हैंड। पब्लिक जब तक इन चीजों को एनकरेज करेगी तब तक ये चीजें होती रहेंगी।
तो ये पब्लिक की भी अकाउंटेबिलिटी है, और ये जो करेक्ट प्लेटफॉर्म में इतनी चीजें बोल रहे हैं ये उनकी भी अकाउंटेबिलिटी है कि आप इस तरीके से गाली गलौज करके क्या प्रूव करना चाहते हो। अच्छा, ब्रेकअप्स का सबसे ज्यादा कारण क्या रहता है? डिफरेंट, मुझे लगता है अगेन सेम थिंग्स कि दो लोग बिल्कुल ही अलग लेवल पे चल रहे हैं और एक दूसरे से पूछ ही नहीं रहे हैं कि हमारी डायरेक्शन क्या है। मोस्ट ऑफ द ब्रेकअप्स जो होते हैं वो इसीलिए होते हैं क्योंकि एक व्यक्ति चाहता है कि ये आपकी एक डेस्टिनेशन कुछ भी हो, चाहे वो अगेन शादी है, चाहे लिव इन है, चाहे कुछ भी है, और दूसरे के दिमाग में डेस्टिनेशन कुछ और ही चल रहा है। तो ऐसा किसके साथ होता है? मतलब शादी वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा लड़कियों के साथ होता है या लड़कों के साथ होता है? ये तो बहुत डिफरेंट है ये मैं नहीं बता सकती। आई थिंक ये तो जेंडर डिफरेंस है, बट मुझे लगता है कि अगर आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग है और अगर आप, और ब्रेकअप और भी चीजों से होते हैं। सी, आप एक व्यक्ति के साथ आते हो, एज आई सेड, वो बटरफ्लाई इन योर स्टमक्स होता है, आपको बहुत अच्छा लगता है शुरू शुरू में, फिर धीरे 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 आपको रियलिटी पता लगती है। पेशेंस आज की जनरेशन में बहुत कम है, तो ब्रेकअप्स तो नेचुरली एक बाउंसिंग रेट पर, आप आज एक के साथ हो फिर एक के साथ हो, तो वो तो होता ही रहता है। बट यही है कि कम्युनिकेशन है, पेशेंस कम है, आप बहुत जल्दी जाना चाहते हो रिलेशनशिप में, आपको पता ही नहीं आपको चाहिए क्या लाइफ में। एक सर्टेन एज में जो मैच्योरिटी है वो अर्ली 20s, इवन लेट 20s में एट टाइम्स नहीं आती, वो बहुत धीरे धीरे विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस आती है। तो जल्दी से जंप करना रिलेशनशिप में जस्ट टू बी कूल इज नॉट सो कूल। ये कूल वाला बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया है। हाँ. एक तो आप हर किसी को ब्रो ब्रो करके एक तो कूल हो जाते हो, चाहे वो आपके हस्बैंड है वो भी ब्रो है, हर कोई ब्रो है, जेंजी में हर कोई ब्रो है। ये कूलनेस वाला कॉन्सेप्ट बड़ा ही नामाकूल हो गया, मैं तो बोलूंगी। तो इस कूलनेस को कैसे लेती हैं आप? मुझे अभी रियलाइज हुआ कि आई थिंक मैं भी कई बार अपने कॉन्वर्सेशन में अपने हस्बैंड को ब्रो बोल, बट ही इज नॉट अ ब्रो। ये हो जाता है मुझसे भी। आई थिंक ये तो खैर नेचुरल स्लैंग्स है, मुझे बहुत सारे स्लैंग्स नहीं पता आज की जेंजी के, तो ये इट जस्ट वो नेचुरल हो जाता है कि वो निकल जाता है। लेकिन कूलनेस की वो जो रिफ्लेक्शन है ना, वो बड़ी सारी चीजों में, आपकी बेसिक एक्टिविटीज में भी पता चलती है। मेरा बेटा है, वो 12 साल का है, मैं उसकी लैंग्वेज देखती हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये क्या बोल रहा है। मतलब वो गेम खेले, अरे अरे बाप रे, अबे यहाँ से मोड़, मतलब लगता है क्या बोल रहा है, मतलब कॉन्वेंट में पढ़ रहा है। ये कॉन्वेंट के बच्चों के हाल है। तो ये इस चीज में आप कैसे, अगर मैं बोलूँ कि इस चीज में आप कैसे सजेस्ट करेंगी पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों को क्या एडवाइस करें? वेरी हार्ड टू से, बिकॉज एक आई एम नॉट अ पेरेंट अभी, तो इतना मुझे आइडिया नहीं है इस चीज पे। लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि कोई भी बच्चे सब जो पिक करते हैं ना स्लैंग, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये इंटरनेट स्क्रोलिंग और इसी से होता है। आई विश देयर वाज अ टाइम जब बच्चे थे, जब हमारे हाथ में फोन नहीं था ना, तो हमारी मेमोरीज आज भी वही हैं कि कैसे घर भाग के दादा दादी के साथ खाना खा रहे हैं, खो खो खेलने जा रहे हैं, ट्यूशंस जा रहे हैं। वो मेमोरीज अनफॉर्चुनेटली दैट इनोसेंस बहुत जल्दी डिप्लीट हो रहा है इस जनरेशन से। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है अगर स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कुड बी रिस्ट्रिक्टिव, पर्सनली दैट्स कंप्लीटली माय ओपिनियन। मुझे लगता है थोड़ा हो जाना चाहिए। मेमोरी तो आजकल फोन की फुल हो गई है ना, उनकी फोटो खींच खींच के। अच्छा, हीलिंग और मूव ऑन में क्या फर्क है, कितना डिफरेंस है? बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ड्रास्टिक डिफरेंस है। सम थिंग्स जो यंग एज में सभी ने करी है, मैंने भी करी है, कि हम मूव ऑन तो हमें लगता है नेक्स्ट दिन एक सरफेस लेवल पे आप मूव ऑन कर जाते हो ना, हाँ मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुम जैसे भी हो, आई एम ओके। हाँ, उसके बाद अपनी फ्रेंड को बोलते हैं कि यार एक बार फोन करके देखो, हाँ, स्पीकर ऑन कर, तुम फोन करो ना कि गैस स्पीकर ऑन कर। हाँ, मुझे नहीं याद आ रही है, तुम फोन करो। तो फिर आई थिंक वो सरफेस लेवल पर होता है। हीलिंग आपका तो बहुत स्लो प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। इट्स लाइक कैसा होता है, जैसे आपका ब्रेन है, इतनी सारी लेयर्स डिपॉजिटेड हैं उसमें, कितने फियर्स हैं, कितने बिट्रेयल्स हैं, कितना गुस्सा है। अब आपने उसको फटाक से कारपेट के अंदर डाल दिया और आपने बोला नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ। अब क्या होगा, कितने सर्टेन ट्रिगर्स होंगे इसी चीज के, आपको वही सिचुएशन लाइफ में कभी आई, वो ट्रिगर हो गया, फिर कुछ हुआ, फिर ट्रिगर हो गया, तो बैक एंड फोर्थ वो हो रहा है। तो मूविंग ऑन इज समथिंग कि आपका बस सरफेस लेवल पे कुछ भी हो गया। हीलिंग इज समथिंग जो डीप डाउन आप अपनी एवरीडे प्रैक्टिसेस से आप हील कर रहे हो, आप अवेयर हो, आप अपनी बॉडी को नोटिस करते हो। क्योंकि आपके जो ट्रिगर्स है ना, आपकी बॉडी बहुत इजीली, जो एंजाइटी है, अगर हम स्टेज पे आज बैठ के बात कर रहे हैं तो अगर हमारी बॉडी शेक भी कर रही है तो वो भी तो एक ट्रिगर है ना आपकी बॉडी का। यू शुड बी अवेयर। तो इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस, हीलिंग, अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस एंड देन मूविंग ऑन इन अ हेल्दी मैनर।
कई बार मैं देखती हूँ, जैसे एक रिलेशनशिप में, हो सकता है लड़कों के साथ भी होता हो, क्योंकि मैं लड़की हूँ तो मैं अपनी बात करूंगी, तो कई बार मैं देखती हूँ लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि एक जो सामने वाला उसका पार्टनर है, मे बी बॉयफ्रेंड और हस्बैंड, वो सेम पैटर्न में गलती कर रहा है, बार बार रेपिटेटिव वही गलती कर रहा है, मतलब चाहे वो झूठ बोलना हो, चाहे कुछ भी हो, लड़कियों को पता है कि ये है, बट स्टिल वो उनको चांस दे रही हैं। तो ये चांसेस कहाँ तक मतलब रिस्ट्रिक्ट करें कि भैया अब हो गया, कहाँ तक ये चांसेस दिए जाएं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है रिलेशनशिप को बचाए रखना है, पेरेंट्स बोलते हैं एडजस्ट करो, सोसाइटी का प्रेशर, तो वो इस चीज़ को कैसे हैंडल करें? मुझे लगता है जब तक आपका जो पार्टनर है, आप हर कोई अपने एक रिपीटेटिव पैटर्न के साथ चलता है। हम सब रिलेशनशिप में नहीं, इन जनरल लाइफ में भी हमारा एक सेट पैटर्न होता है। तो अगर आपने एक व्यक्ति को चांस दिया, आप फिर देते गए, अगर तो आप देख रहे हो कि दूसरा वाकई में आपके लिए कुछ इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं, तो आपको लगेगा हाँ चलो कुछ डिफरेंट हो रहा है। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि 1 2 3 एक सेट ऑफ आपने नंबर के बाद, आपने इतने चांसेस के बाद देखा कि उसमें तो कोई बदलाव ही नहीं आ रहा, क्या फायदा फिर? और दूसरी बात, क्या वो मैनेजेबल है भी कि नहीं? क्योंकि कई ऐसे पार्टनर्स में तो देखो हर तीसरे दिन झगड़े होते रहते हैं। तो अगर आप कुछ चीज़ों में आप देख रहे हो कि हाँ ठीक है ये मैनेजेबल है, कुछ चीज़ें आप देख रहे हो कि मैनेज ही नहीं हो पा रहा है, कि ये समझ ही नहीं रहा है उस चीज़ को, आई थिंक एक सर्टेन पॉइंट के बियॉन्ड तो वो चीज़ जब डूएबल ही नहीं है, तो फिर आप उसका भी टाइम खराब करोगे, अपना भी टाइम खराब करोगे। और मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था जिसके लिए मुझे बहुत बैशिंग भी हुआ था कमेंट सेक्शन में कि ये ब्रेकअप्स कराने के लिए आई है। ऐसा नहीं है, मैंने कभी नहीं बोला कि आप ब्रेकअप करो। मैंने कहा कि एक चांस के बाद अगर आप रिलेशनशिप को ऐसे, वो रबर बैंड होता है ना, आप खींचते रहते हो, अब वो सिर्फ खिंच रहा है और ना उसमें एक लाइफ नहीं रह गई है, उसमें कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, उसमें कुछ फन नहीं है, कोई मैच्योरिटी नहीं है, फिर डू यू थिंक आपकी लाइफ इतनी वर्थलेस है कि आपको वो जबरदस्ती किसी के साथ चलानी है? तो वो एक सेट के बाद नहीं वो चांसेस नहीं देने चाहिए अगर आपको डिफरेंस ही नहीं दिख रहा है कुछ। मतलब आपको लगता है डिवोर्स इज द बेटर ऑप्शन अगर आपकी चीजें नहीं चल रही हैं? आफ्टर कुछ चांसेस देने के बाद, ऐसा नहीं कि आज नहीं हुआ अच्छा ठीक है चलो बाय, मैं बैग उठा के जा रही हूँ, वैसा नहीं। आपको कैसे कोई बैश कर सकता है? मतलब नहीं, ये बात तो बहुत गलत है, ऐसा नहीं। बैश ऑफ स्क्रीन हम बात करेंगे, फिर बैशिंग तो होती है, ऐसा नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है हर बार बैशिंग गलत चीज के लिए नहीं होती। कई बार आपका पार्टनर आपको कुछ अच्छा भी करना चाहता है। जब ग्रोथ नहीं होती किसी भी इंसान की, तो वो पानी भी खराब हो जाता है। तो आपकी अगर ग्रोथ नहीं होगी तो क्या फायदा? तो कई चीजों में आपके पार्टनर आपको ग्रो ही करते हुए देखना चाहते हैं। तो अगर मेरे हस्बैंड मुझे कभी किसी चीज पे डांटते हैं, कुछ करते हैं, इनिशियली तो बहुत गुस्सा आता है, बाद में लगता है यार भले के लिए ही बोल रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। बट डिवोर्स के अगेंस्ट मैं बिल्कुल नहीं हूँ। जिस रिलेशनशिप में अगर एक जान ही नहीं बची है और आप उसको इंजेक्शन दे रहे हो, नहीं हो रहा है, वो तो टाइम है ना कि अब वो चला जाए, खत्म हो जाए। अच्छा, हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में या बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप्स में भी क्या बाउंड्रीज ज़रूरी हैं? बहुत ज़रूरी हैं। कुछ छुपाना चाहिए? नहीं, मैं तो नहीं छुपाती मैं सच में नहीं छुपाती। फ़ोन का पासवर्ड पता है? हाँ, सब पता है। हम दोनों को एक दूसरे के फ़ोन के पासवर्ड्स तो पता है। कुछ चीज़ें ऐसे जो मतलब आपको लगता हो कि मतलब आपको नहीं, आपके पास कोई रिलेशनशिप को लेकर आया हो, कुछ चीज़ें ऐसा कि यार ये बाद में मेरे लिए स्यापा डाल सकती हैं? एक्चुअली मैं थोड़ी लकी हूँ, मेरे पार्टनर बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है कि नहीं, मुझे सच में नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि आप अगर कोई भी चीज़ ऐसी छुपा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उसके ना इम्प्लीकेशंस बाद में बहुत हाई हो जाते हैं। क्योंकि कभी भी आपका पार्टनर किसी भी चीज़ से ट्रिगर हो सकता है, किसी को बुरा लग सकता है। मेरे जैसा पर्सन, मैं बहुत क्यूरियस हूँ, तो मुझसे अगर आपने कोई बहुत छोटी चीज़ भी छुपाई, बहुत स्टुपिड भी होगी प्रोबेबली, पर मुझे जानना अच्छा लगता है। आई लाइक टू नो। आप मुझे बता दो, मैं प्रोबेबली उसके बारे में पूछूंगी भी नहीं आपको। लेकिन मुझसे नहीं होता। मुझे एक थोड़ा वो जो होता है ना, आपको फोमो हो जाता है कि मुझे क्यों नहीं पता ये। बट इन जनरल मुझे लगता है इन रिलेशनशिप्स अगर आपकी ट्रांसपेरेंसी है। बाय द वे, मैं ये कॉन्वर्सेशन एक 21 ईयर ओल्ड के साथ अपने ऑफिस में कर रही थी परसों ही। मैंने सेम चीज पूछी। ऑफ कोर्स, यू लुक सो ब्यूटीफुल। सो मैंने उनसे यही चीज पूछी। मैंने कहा कि आपके और आपकी गर्लफ्रेंड, आप दोनों पासवर्ड शेयर करते हो? उसने कहा हाँ। मैंने कहा आपको लगता है चीज सही है? कहते ऐसा है, अगर कुछ छुपाना नहीं है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? हम एक दूसरे को पूछ सकते हैं। एंड आई थिंक इन जनरल ऑल्सो आई ट्रूली बिलीव कि एक ट्रांसपेरेंसी वो मेंटेन रहनी चाहिए। बट उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके ना मेंटल लेवल सेम होना चाहिए। हाँ, है ना? करेक्ट।
क्योंकि अगर एक ऐसे बैकग्राउंड से आता है जिसको ये फर्क नहीं पड़ता, उसके कजन या उसके ब्रदर्स को बोले यार अच्छी लग रही है, आज हॉट लग रही है, या फिर कुछ ऐसा वर्ड बोलते हैं, लेकिन अगर आपके घर में ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं होते हैं, बिकॉज अगर तीसरे बंद मैं किसी और की प्रोफाइल में जाऊंगी, मैं बोलूँगी यार ये लड़का इसको हॉट लिख रहा था, बताओ कौन है। वो थोड़ा मुझे लगता है उस चक्कर में फिर आपको छुपाना पड़ता है। करेक्ट, तो फिर वहाँ वही हो गया ना, कंपैटिबिलिटी और कम्युनिकेशन। मैं भी खुश रहूँ, तो ये स्पेस भी जरूरी है। करेक्ट है ना। तो अगर बिल्कुल ही अलग है तो फिर क्या कर सकते हैं उसमें, तो है ना, क्योंकि अब मतलब किसी को हर्ट ना हो रहा हो तो मैं उतना छुपा लूँ, विच कुड बी हार्मलेस, बट एट द सेम टाइम कि अगर आपने देख लिया कि बता के भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा और आपका पार्टनर ओके, तो फिर बता दो। हाँ, फिर बता दो। अच्छा, आज की जनरेशन में क्या लैक है जो मिलेनियल्स में लैक नहीं था? हम तो बहुत ही अच्छे लोग थे। मिलेनियल्स, हाँ अच्छे लोग हैं। हाँ, हम अच्छे लोग हैं। मुझे लगता है सबर, आई थिंक पेशेंस, मुझे ऐसा लग रहा है वो काफी डिप्लीट हो गई। अपने एल्डर्स में जिस तरीके की पेशेंस थी वो पेशेंस वैसी रही नहीं। और हम मिलेनियल्स भी कभी कभी उस चीज से, हम तो सैंडविच जनरेशन है, हमें मुझे भी यही लगता है, इधर भी बहुत अच्छा रहना है, हमें उधर भी बहुत अच्छा रहना है, तो एक बैलेंस बहुत जरूरी है। बट ये पेशेंस जो हम लोग डिप्लीट होती जा रही है धीरे धीरे, वो एक और चीज से भी है कि धीरे धीरे ना लोग बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट भी होते जाते हैं। तो आपको लगता है कि वो इंडिपेंडेंस गलत वे में नहीं यूज करनी है आपको, कि नहीं मैं कमा सकती हूँ इसीलिए मैं कुछ भी चाहे कर सकती हूँ, वो बिल्कुल ही गलत है। तो वो एक पेशेंस के साथ अपनी फैमिली लाइफ, अपने करियर गोल्स, अपनी खुद के विशेस, सबको बैलेंस करना, एंड आपको अपने पार्टनर को भी एक, यू हैव टू मेक हिम फील लाइक अ मैन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसको वो चीजें करने दो जो एज अ मैन वो प्रोवाइडर है, आप एक केयर गिवर हो। तो अर्निंग्स और उसमें बहुत वो नहीं आना चाहिए कि आपके अंदर एक एरोगेंस आ गया है। तो पेशेंस। कभी कभी आपके हस्बैंड से आपकी लड़ाई होती है तो चुगली करती हैं आप फ्रेंड से अपनी? मैं इनिशियली बहुत करती थी। फिर मुझे पता, हाँ वाइफ भी एक्चुअली टॉक्ड। पहले इनिशियली जो होता है ना वो खिटपिट में, मुझे लगता था ये क्या है, मुझे क्योंकि आज ऐसे हो गया, ऐसे कर दिया उसने, इन्होंने ऐसा कर दिया। मुझे क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे लगते थे एक्चुअली, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं वो। तो मैं इसीलिए मुझे लगता था कि मैं कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मैं सॉल्व कैसे करूँ इसे, अब कौन आएगा, तो मैं ऐसे चुगली कर देती थी। बट इवेंचुअली यू नो कई बार ऐसा होता है, और ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करा है, जो जब रिस्पेक्ट क्वोशंट आ जाता है ना, तब आपको पता भी है आपका पार्टनर कुछ गलती कर रहा है, और अगर कोई और उनकी बुराई कर रहा है आपको नहीं अच्छा लगेगा। आप अपने पार्टनर को कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन कोई और बुराई करेगा तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो वो धीरे धीरे वो कुछ जब स्टार्ट हुआ मैरिज के बाद या कुछ यू नो, तो वो ओरिजिनल जो प्रॉब्लम्स थी और वो जो कुटपुट वाइफी टॉक वो सब बंद हो गया। और फिर मैंने सारी प्रॉब्लम्स अपने हस्बैंड को डायरेक्टली कन्वे करना शुरू कर दिया। एंड लकीली टच वुड I've also felt कि मेरे पार्टनर उस तरीके के इंसान हैं, एंड आई वुड रियली वांट कि सारी विमेन को इस तरीके के पार्टनर्स मिले कि आप जिनको जब प्रॉब्लम कन्वे कर रहे हो ना, हो सकता है वो इस महीने ना सॉल्व करें उसे, बट वो आपको एक टाइम भी बता रहे हैं कि हाँ मैं इस टाइम तक इसे सॉल्व कर दूंगा, ताकि आपके मन में ना एक वो जो कहते हैं ना कि लाइट नहीं दिख रहा है इस चीज के लिए, वो चीज सॉल्व हो जाए, आपको तो एक अच्छा फील हो जाए। बिल्कुल। और आपको लगता है कि कभी कभी शादी के बाद अपना करियर बढ़ाने में भी लड़कियों को कोई दिक्कतें आती हैं, तो ऐसे में कैसे पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मुझे लगता है कोई भी लड़की जब अपने घर से दूसरे घर जा रही है ना, वो दूसरे लोगों का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको कैसा फील करा रहे हो उस एटमॉस्फेयर में। अगर आपने रिसेंटली शर्मिला टैगोर जी का एक इंटरव्यू सुना, तो वो यही बोलती है ना कि आपकी बेटी और आपकी डॉटर इन लॉ बहुत डिफरेंट है। आपकी बेटी को आपके बारे में बहुत चीज़ें पता है, बट आपकी डॉटर इन लॉ को आपको और पैम्पर करना पड़ेगा, और ट्रीटमेंट मतलब प्यार करना पड़ेगा, ताकि ये पैम्पर ट्रीटमेंट से उन्हें लगे कि हाँ हम भी आप ही के हैं। सो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। सो जब लड़कियां शादी होने के बाद वो नए घर जाती हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम्स इनकाउंटर होती है ना, वो कम्प्लीटली डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रही है। तो इस केस में पार्टनर का एक हैंड होल्डिंग, उनको जेन्युइनली प्यार करना, उनको समझना, उनको बढ़ावा देना। क्योंकि मेरी लाइफ में अगर कल को मैं कुछ भी बन गई तो मेरी लाइफ में मेरी ग्रैंड मदर, मेरे फादर, मेरी फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है, बट मेरे हस्बैंड का भी उतना ही बड़ा हाथ है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पार्टनर्स आपको सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत दिन ऐसा हुआ है कि मेरे हस्बैंड ने मेरे किसी काम के लिए छुट्टी ली है और वो वहाँ थे। तो मेरे हस्बैंड सुन रहे हो तो उनको थोड़ी शिक्षा मिलेगी। अच्छा ये बताइए मुझे, मी टाइम कितना जरूरी है एक लड़की के लिए? बहुत बहुत करती है अपने मी टाइम में? मुझे एक्चुअली स्किन केयर बहुत अच्छा लगता है। मुझे स्किन चमक रही है, क्या राज है आपकी स्किन का, ये बताइए आज सबसे पहले। मुझे बहुत पसंद है। मतलब मैं 6 घंटे अपनी स्किन के साथ और वो प्रोडक्ट्स के साथ
और एक अच्छी बुक के साथ, मतलब मैं अकेले बहुत खुश रह सकती हूँ, है ना। सो इट्स लाइक मुझे ऐसा लगता है मी टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई घर में बीमार है और आप उनको छोड़ के फेस पैक लगा रहे हो, ये बहुत ही गलत है। क्योंकि रिसेंटली किसी ने मेरे इंस्टाग्राम में मुझे डीएम भी करा था कि ऐसा ऐसा हुआ, मैंने तो डिसाइड करा मैं मी टाइम लूंगी। मैंने कहा है ये क्या हो रहा है, ये तो बिल्कुल ही गलत मैसेज जा रहा है। उसके लिए मैंने एक स्पेशल एक वीडियो बनाया था कि मी टाइम का मतलब ये है, स्पेशली उन लेडीज के लिए जो 4 बजे उठ के खाना, मेरे ऑफिस में बहुत ऐसी लेडीज हैं जो 4 बजे उठ के खाना बनाती हैं, ट्रेन लेके ऑफिस आती हैं, उनके घर में बच्चे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और खुश भी रहती हैं। लेकिन उन्होंने ये भी चीज मुझे बोली है कि मैं घर जाके 15-20 मिनट इस गाने पे रोज डांस करती हूँ, मैं ये करती हूँ, या फिर मैं एक वॉक पे जाती हूँ अकेले अपने हेडफोन्स के साथ। वो जो टाइम आपका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ना हस्बैंड आना चाहिए, ना फैमिली आनी चाहिए, उसमें कोई व्यक्ति नहीं आना चाहिए, वो सिर्फ आपका और आपकी हॉबीज का टाइम है। वो कुछ भी हो सकता है। एक गिल्ट रहता है लेकिन। हाँ, गिल्ट तो रहता है। तो वो अंदर ही भगवान ने दे रखा है, तो उसको निकाला जा सकता है। वो निकाला जा सकता है। मुझे लगता है गिल्टी क्यों फील करना है आपको? आप होता है कभी कभी, मेरे को भी होता है। जैसे अगर मैं अब तो चलो मेरा बेटा बड़ा हो गया, लेकिन मतलब 1 साल पहले की अगर मैं बात करूँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ और वो घर पे है, तो मुझे लगता था यार मेरी वजह से बेचारा खुद हैंडल कर रहा है सब चीज़ें, या फिर बीमार है और मुझे जाना पड़ रहा ऑफिस, या फिर मैं ऑफिस में मुझे कॉल आया तो मुझे बहुत गिल्ट होता था। मुझे लगता था यार क्या मेरा तो जीवन ही बर्बाद है, मैं उसको नहीं देख पा रही हूँ, और लगता है गिल्ट रहता है। और सबसे बड़ी बात कि घर में सब लोग एक औरत को ही देखते हैं जब भी घर में कोई बीमार होता है, बच्चा बीमार हो तो, लेकिन ऑफिस वालों को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, तो उसमें एक गिल्ट फीलिंग रहती है। मुझे लगता है कि गिल्ट जेन्युइनली बहुत ही नॉर्मल फीलिंग है, क्योंकि आपको, हम एज विमेन, मैंने कहा ना हम लोग हार्मोनल होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, तो हमें हर चीज़ को ना हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेते हैं, बट वही बहुत ज़रूरी। फिर आपने कभी एक्सपीरियंस करा अपनी लाइफ में, आपको बर्नआउट फील हो गया होगा, एग्जॉस्टन हो गया होगा एक टाइम में, यार मैं इधर भी 100% दे रही हूँ, आपको कभी ऐसा फील हुआ है कभी अपने साथ? रोज ही होता है, रोज ही होता है, जाके भी होगा। तो हम इसके बाद स्पा डे के लिए चलते हैं दोनों। यस, मी टाइम, मी टाइम, दोनों हस्बैंड्स को बाय बाय। तो मैं वही आपको वही कह रही हूँ ना कि गिल्ट आपको इसलिए आता है क्योंकि आपने 100% दे दिया, 100 के भी ऊपर दे दिया। सो आपको गिल्ट क्यों फील हो रहा है? हम इतना तो कर ही रहे हैं ना, अपना तो बेस्ट ही दे रहे हैं, और कई फेजेस में अगर नहीं भी दे रहे हैं तो आप अवेयरनेस है, आप सब कुछ कर रहे हो। ये जो आपका मी टाइम होगा ना, इससे आप और 100% अपनी फैमिली में दे सकोगे, क्योंकि जब आप अंदर से इतने खुश हो तो आप बाहर भी तो आप खुश ही रहोगे ना। आप कभी भी नोटिस करो किसी भी व्यक्ति से जिसकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आपको मन करेगा इससे और बात करने का, क्योंकि आप ड्रेन्ड ही नहीं फील करोगे। जैसे भी मेरा दिल कर रहा है आपके से बात करने। ओह माय गॉड। अच्छा, मेरी कई ऐसी फ्रेंड्स हैं जिनको लगता है, और मोस्ट ऑफ द लड़कियों को लगता है, कि घर में उनको इतना ज़्यादा तारीफें नहीं मिलती। अब शादी से पहले सब लोग घर पे बोलते थे खाना बड़ा अच्छा बनाती है, लेकिन सडनली ससुराल में आके वही खाना खराब हो गया। शादी से पहले बोलते हैं अरे यार तुम पे ये कलर बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन शादी के बाद कोई कलर ही नहीं अच्छा लग रहा। तो कितना जरूरी है घर में आप एक लड़की को अप्रिशिएट करें, लड़के को भी अप्रिशिएट करें, लेकिन लड़कियों के साथ थोड़ा रहता ना, जैसे भी आपने ऐसे किया। हाँ, एकदम ऐसे किया। मैं भी चाहती हूँ कि जब मैं कुछ अच्छा पहनूं तो मेरी सब तारीफें करें। मैं तो कॉल करती हूँ, अगर मेरी दादी ने कुछ नहीं बोला कैसी लग रही हूँ मैं, बेटा ठीक है मतलब। तो यू वांट टू, ऑब्वियसली आपको सुनने में अच्छा ही लगता है ना कि आप कुछ अच्छा करो, और आपको इन जनरल आपके अपने लोगों से वैलिडेशन चाहिए। तो अगर आपके घर में वैसा एटमॉस्फेयर नहीं है तो वो बहुत डिप्रेसिंग हो सकता है, क्योंकि कोई अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा। अभी जो हमने वो नई मूवी आई है मिसेस मूवी, अगर आपने देखी हो तो वो काफी आपको ड्रेन कर सकती है। आप ये सोचोगे कि किसी के घर में एक्चुअली में ऐसा होता है। बट अगर आप वैसे केसेस देखो, अब इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेन है, पीपल लाइक ओपरा विनफ्रे हो गए, मैरी कॉम हो गई, लता मंगेशकर, इन सबके घरों में अगर आप इनकी सारी हिस्ट्री पढ़ोगे तो इनके सबके घरों में यही सिचुएशन थी, अनसपोर्टिव एनवायरनमेंट, कोई घर में अप्रिशिएट करने वाला नहीं, बट उन्होंने खुद के दम पे वो चीज़ करी कि वो वैलिडेशन बाहर से मिल गया फिर। पर वो इसके लिए आई थिंक आप, अगर आपको चीज़ घर से नहीं मिल रही है ना, तो अपनी खुशी किसी ऐसी चीज़ में देखो कि वो ऑटोमेटिकली आपको वो सोर्स वहाँ से मिल जाए। सेल्फ मोटिवेशन, क्योंकि हर समय आपको नहीं मिलेगा सपोर्टिव एनवायरनमेंट, और आप क्या कर सकते हो? आप दूसरे को तो नहीं चेंज कर सकते, फिर आप अपना बबल चेंज करोगे ना धीरे धीरे। अच्छा, मैंने ये भी बहुत देखा है, जैसे अगर मेल मेंबर को, हस्बैंड को, किसी को भी अगर जॉब में कुछ अचीव किया है, बाहर जाने का मौका मिल रहा है या फिर प्रमोशन हो गया, तो एक अलग तरह की खुशी होती है कि ठीक है आप अपने इंक्रीमेंट हुआ है, या फिर आप बाहर जा रहे हैं, आप अमेरिका जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, लेकिन वही लड़की को सोचना पड़ता है क्या मैं जाऊँ? तो ये कैसे होगा? ये स्टिग्मा है, ये चेंज बहुत धीरे धीरे होगा, एंड हो रहा है, आई एम श्योर।
बट ये ना बहुत नेचुरली होता है कि आदमी अगर अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में तो हाँ देखो सब उधर वो करेंगे, वही एक लड़की कर दे तो अरे देखो वो तो अपने घर में ध्यान नहीं देती है, इसीलिए ऐसा ऐसा हो गया और वैसा ऐसा कर दिया। ये बहुत बड़ा क्रेडिबिलिटी है ऑफ सोसाइटी कि आप इस तरीके का प्रेशर, आप एक वुमन है जो इतना कुछ बैलेंस कर रही है अपनी लाइफ में, अगर वो एक मान लीजिए उसका गोल 10 पर है और वो 1 से 5 पर भी आई है, वो भी तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है। बिकॉज विमेन तो हर चीज से गुजरती हैं, चाहे वेट गेन है, चाहे फेस के पिंपल्स हैं, चाहे आपका हेयर लॉस है। अरे आपने मेरे हेयर की तरफ क्यों इन जनरल तो बहुत ज्यादा हो जाता है ना। बिल्कुल। अच्छा, सेल्फ लव की हम बात करते हैं, आजकल वैसे भी चलो आई लव माई सेल्फ, है ना, हैशटैग सेल्फ लव। तो ये सेल्फ लव शुरू कैसे करें? सबसे पहले तो सेल्फ लव, पहली बात तो ये सिर्फ फेस मास्क और उससे लिमिटेड नहीं है। मैंने कहा है मुझे पसंद है पर मैं और भी चीजें करती हूँ। So, पहली बात तो सेल्फ लव स्टार्ट होता है आप खुद से कैसे बात कर रहे हो, क्योंकि जैसे आप खुद से बात करोगे ना, लोग भी आपसे वैसे ही बात करेंगे। क्योंकि एक टाइम पे मैंने भी खुद को इतना डिमोटिवेट कर दिया था कि आसपास सब फिर वैसे ही बात करते थे। तो जब आप खुद को अपलिफ्ट करते हो नेचुरली, देखो आपकी ना एक शिफ्ट होता है एनर्जी में, फिर वो करेक्ट लोग आने लगते हैं, लोग आपको अप्रिशिएट करने लगते हैं। वो और कुछ नहीं होता, वो सब सबकॉन्शियस में धीरे धीरे चलता रहता है। तो एक तो आप खुद से अच्छे से बात करना सीखो, अपने आप को एक्सेप्ट करो। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको सरफेस लेवल पे नहीं प्रैक्टिस करो। क्योंकि आप जैसे अब हम जब एयरप्लेन में जाते हैं तो सबसे पहले एयर होस्टेस बोलती है ना, पहले खुद की मदद करो फिर बाकियों की मदद करो। सो लाइकवाइज पहले खुद की मदद करो किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ को सरफेस लेवल पे नहीं करो। तो आप जब अपने इंटरनली अपने आप की सेल्फ टॉक अच्छी करोगे, आप एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस ढूंढोगे, जब आपकी अंदर की चीजें अच्छी होने लगेंगी, आप ऑटोमेटिकली वो बाहर रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। और पहला स्टेप क्या है उसका? एक नेगेटिव सेल्फ टॉक बिल्कुल ही अवॉइड। खुद के लिए आप जितना नेगेटिव बोलोगे और नेगेटिव ऑटोमेटिकली होता रहेगा। खुद से अच्छे से बात करो, खुद को पैम्पर करो, खुद को फील करो कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ लाइफ में। जब आपके अंदर वो एनर्जी आएगी तो ऑटोमेटिकली चीजें होती जाएंगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। और बहुत टाइम ना आपकी मेहनत बहुत ज्यादा डिसरिगार्ड होती है, आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलते क्योंकि वो उस टाइम पे मिलने ही नहीं होते, वो रिजल्ट्स बहुत धीरे धीरे बाद में आते हैं। तो आप जब खुद से प्यार करोगे ना तो दुनिया आपसे ऑटोमेटिकली प्यार करेगी। तो इसके लिए आसपास के जो लोग हैं जो नेगेटिव बोलते हैं, जिनके बारे में पता है या दोस्त हैं या कुछ भी ऐसे हैं, देखिए जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, जो ऑफिसेज हैं, वहाँ ऐसे कई लोग मिलते हैं जो आपको पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए? लेकिन अब आप क्या कर सकते हो? आप देखो दूसरों को तो बिल्कुल ही नहीं चेंज कर सकते, सब ऐसे, हर किसी के ऑफिस में सेम एनवायरनमेंट है, घर में चलिए अगर घर आपका बहुत अच्छा एनवायरनमेंट भी है, आपके कोई घर के कोई रिश्तेदार ऐसे होंगे जो आके कुछ ऐसा बोल देंगे, आपको बहुत बुरा लग जाएगा। बट आपको लगता है कि वो वर्थ है क्योंकि वो जो बोल रहे हैं वो तो उनकी वैसी रिफ्लेक्शन है। अब आप इसमें परेशान होंगे, आप 4 बार लूज करोगे और उसके बाद आप खुद परेशान होके आप रोओगे, आपकी वैसी एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी, क्या फायदा? मुझे लगता है आप बस उसको किसी तरह भी वेंट आउट करो, चाहे वो जर्नलिंग है, चाहे वो माइंडफुल प्रैक्टिसेस हैं, उसको आउट करो अपने सिस्टम से। बिकॉज वो जो बोल रहा है वो बिल्कुल ही इररेलेवेंट है और आप अपनी लाइफ में जो कर रहे हो वो बहुत रेलेवेंट है। जब आदमी ग्रो करता है ना, फिर ग्रोथ के अलावा और कुछ नहीं दिखता। और इमोशनल वेलनेस, इसे आप कैसे देखती हैं? मुझे इमोशनल वेलनेस एक बहुत बड़ा फॉर्म थेरेपी का है जो सब लोग बोलते हैं कि करना चाहिए। से आपके थेरेपिस्ट के भी थेरेपिस्ट हैं, इट इज़ वेरी ट्रू। बिकॉज सब मेंटल इश्यूज से गुजर रहे हैं अपने लेवल पे, कुछ चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। एंड कई लोगों को किसी की मेंटल इलनेस बहुत छोटी लगती है पर वो उनकी नज़र में बहुत बड़ी है जो इस चीज़ से गुजर रहा है। तो वाइल थेरेपी एक पार्ट है इस इमोशनल वेलनेस का, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो एक डेली प्रैक्टिस रूटीन है। डेली आप चाहे कुछ भी करो पर वो डेली आपके हैबिट उसमें होना चाहिए। जैसे मेरे लिए मेरी एक बहुत छोटी प्रैक्टिस है, मेरे पास एक छोटी सी नोटबुक है कि मैं सुबह ऑफिस में, मेरा कम्यूट टाइम 30 मिनट का है, उसमें 3 चीज़ें लिखी होती हैं जो आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हो। 3 चीज़ें ऐसी जो आपको आपकी लाइफ में आप बहुत ग्रेटफुल हो। क्योंकि कई बार ना हम ये भूल जाते हैं, बहुत बार जब दिन आपका खराब जाता है आपको लगता है अरे यार मेरी लाइफ में तो कुछ भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ को ट्रेड इन करना बहुत पसंद करेंगे और एक कोट आपके खुद के लिए जो आपके लिए खुद के लिए बिलीव कर रहे हो, और शाम में आते टाइम उसी कॉपी में नीचे लिखा है जो आपके साथ सबसे अच्छा हुआ और आपकी क्या की लर्निंग थी। वो एक माइंडफुल प्रैक्टिस हो गई, बट ये एक बहुत छोटी प्रैक्टिस है। इसके अलावा बहुत और चीज़ें भी कर सकते हो। आप हफ्ते में एक बार अपनी सारी फीलिंग्स वेंट आउट करके तो देखो कि कैसा लगता है।
आपको किसी और से क्लोजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप गाने सुनो, आप अपनी चीजों को, अपनी हॉबीज को इस तरीके से यूज करो जिसमें आप खुश रहो, चाहे वो एक गार्डनिंग है, चाहे कुकिंग है, चाहे बस एक बुक रीडिंग है। जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करना आपको खुश फील होने लगेगा ना, आप नेचुरली लोगों के साथ भी अच्छा ही फील करोगे। अच्छा, आपने वाइफी टॉक्स क्यों शुरू किया था? वाइफी टॉक्स मैंने एक्चुअली शुरू में बोर्डम की वजह से शुरू किया था क्योंकि उस टाइम शादी के बाद एकदम बोर हो गई? नहीं, मैंने एक्चुअली शादी से पहले कुछ इसका कॉन्सेप्ट सोचा था, बट मुझे इतना हिम्मत नहीं आया। उस टाइम जॉब भी था। शादी के बाद मेरा ब्रेक था जॉब के बीच में, तो मुझे लगा मैं क्या करूं। एक दिन मेरे हस्बैंड बहुत बिजी थे, वो किसी कॉन्फ्रेंस में गए। मुझे याद है, मैंने क्या, मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं बैठे बैठे एकदम बोर हो जाऊं, और दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं बाहर जाऊं, कहीं पे कुछ खाना खाऊं। और मैंने खुद की एक सेल्फ व्लॉगिंग वीडियो बनाया और मैंने डाला, और जिन लेडीज को मैंने ये वीडियो डाला वो खुद भी मैरिड थी, कितना क्यूट लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे मैंने वाइफी टॉक स्टार्ट करा। इवेंचुअली लोगों को लगा ये मैंने रिलेशनशिप पे पेज बनाया है, बट पहली बात मैं कोई थेरेपिस्ट नहीं हूँ, सो इसीलिए मैंने ये कुछ ऐसा प्रीची इसको सिखाने के लिए किसी को नहीं स्टार्ट करा। मैंने रिसर्च बेस्ड और खुद के एक्सपीरियंसेस और जो आसपास में लेडीज से सुन रही हूँ उनके बेसिस पे वीडियोस बनाने स्टार्ट करे। एंड लकीली रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। सारी फीमेल्स को मैंने बताया कि किस तरीके से आपका मी टाइम बहुत ज़रूरी है, आपका अपना टाइम बहुत ज़रूरी है। खुद में, अकेले में भी ना, एक वो वर्ड कहते हैं ना, खुद में मगन होना बहुत ज़रूरी है, वो खुशी बहुत ज़रूरी होती है। तो वैसे जब मैंने पेज स्टार्ट करा तो धीरे धीरे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, और मतलब द होल पेज इज़ कि आप कैसे इमोशनली वेल फील करो एक्चुअली में अवेयरनेस के साथ। एंड एट द सेम टाइम आप सारी विमेन को ये जानना बहुत जरूरी है कि वो जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो ना, वो सारी विमेन फेस करती हैं, सब। इट्स सो कॉमन। बिल्कुल, मेरी भी कुछ फ्रेंड्स का फोन जैसे सुबह सुबह आता था, मुझे लगता है अरे यार ये तो मेरे साथ भी है। हाँ, तो आपको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि आप अकेले हो। हाँ बिल्कुल। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक ही जैसी कंप्लेंट्स हैं, कुछ भी हो। जैसे आज सुबह सुबह मेरी फ्रेंड का फोन आया कि यार मेरे हस्बैंड पीटीएम नहीं जा रहे, बताओ आज मेरे पास टाइम नहीं, तो पीटीएम, बच्चे की पीटीएम पे वहाँ नहीं जा रहे, मेरे पास टाइम नहीं तो हो नहीं जा रहे। तो ये सब इश्यूज इतने बड़े भी नहीं है, लेकिन बहुत बड़े बन जाते हैं क्योंकि वो पाइल अप हो जाते हैं, छोटे छोटे इश्यूज। हाँ, तो वो क्या उसी वक्त उनको सॉल्व करना जरूरी है, या फिर आप पाइल अप होने दें, फिर एक ही बार भड़ास निकले? मेरा पर्सनल आइडिया ये है, ये पहले जो आप कह रहे हो ना उसी टाइम भड़ास, ये सब मैं ट्राई कर चुकी हूँ, ये कभी कोई सोल्यूशन नहीं लाता है। द ओनली सोल्यूशन इज आप टाइम देख के, वक्त देखकर अपने पार्टनर से पूछो क्या ये सही टाइम है बात करने का। एंड आपके पार्टनर भी, क्योंकि दूसरा भी जो जिससे आप सोल्यूशन मांग रहे हो वो सोल्यूशन देने की मेंटल स्पेस में भी होना चाहिए। सो वाइल हम विमेन का बहुत इंस्टिंक्टिव होता है, तुमने सोल्यूशन अभी दो, तो नहीं होता। फिर देन आई थिंक द नेक्स्ट स्टेप इज कि आप उनसे पूछो कि क्या किस टाइम पे ये टाइम सही है बात करने का, और अगर ये है तो ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। एंड मेन आर वेरी सिंपल बीइंग्स एक्चुअली, उनको क्या चाहिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एंड अच्छा हम इस चीज का सोल्यूशन कब तक निकालें, बस। वो घुमा फिरा के गोल गोल नेवर वर्क्स आउट। और अगर हस्बैंड ने टाइम दिया 1 महीने बाद का कि अभी मेरे पास टाइम है, सबर तो जनरेशन गैप जो हम बात कर रहे थे, सबर क्या कर सकते हो आप बताओ। क्योंकि अब अगर कोई प्रॉब्लम है जो आप जेन्युइनली फेस कर भी रहे हो, आपको लगता है कि वो फिर या तो उनको आप छोड़ नहीं सकते। क्या मेरी जैसी आदत है कि मेरे को है कि भैया सारी चीजें सॉर्ट आउट करके सो। बिल्कुल, मेरा भी है ना। अब हस्बैंड के पास बोले कि नहीं भैया मैं नहीं कर रहा, कल आना मेरे पास, तो फिर क्या करूं? वो फिर वही तो मैं कह रही हूँ, वो मैन है। आप मैन से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो आज ही सोल्यूशन ले आएंगे, वो डिफरेंट बीइंग्स हैं। तो पेशेंस, आप वेट करो। अच्छा उन्होंने क्या बोला है कि मैं कोई प्रॉब्लम, ठीक है जनवरी तक सॉल्व कर दूंगा, वेट करो जनवरी तक, उस बारे में मत बात करो, फिर जनवरी में बात करो कि कहाँ गई वो सोल्यूशन, कहाँ है उस प्रॉब्लम का। जनवरी 2026 27 भी हो सकता है, दे आर मैन। सो धीरे धीरे आई थिंक, मुझे लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर कोई भी जो अवेयर इंसान होगा उसको प्रॉब्लम्स तो देखो सभी को पता है, इश्यूज भी सबको पता है। तो अब एक एज के बाद हर दिन वो चीज रिपीट करना भी ठीक नहीं है। तो अगर कोई आपकी फ्रेंड है, उनसे हम बात करेंगे इसके बाद कि जो अभी पीटीएम में क्यों नहीं जा रहे आपके हस्बैंड, तो ये इंस्टेंटली अगर वो बोल भी देंगी कोई फायदा है, अगर वो ड्रैग करके उनके हस्बैंड मुंह बना के चले भी गए, क्या फायदा। अच्छा, मूड स्विंग्स पर्टिकुलर डेज पे, आजकल इनकी भी बड़ी रील्स आ रही हैं कि भाई हस्बैंड बड़ा टेक केयर करते हैं पर्टिकुलर डेज पे, वो ज़रूरी भी है। और ये चीज़ें जो है ना, मुझे लगता है लड़कियों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं, प्रभावित करती हैं। और यही प्यार अगर महीने के वो 4 दिन भी दे देना तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन आज की जनरेशन में, या फिर जो बहुत ही समझदार लोग हैं,
मेरे को लगता है उनको ये सब चीज़ें पता हैं और वो लोग करते भी हैं, बट 90% लोग नहीं करते। तो ये चीज़ कैसे मतलब बदलेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आने वाले 30-40 साल तक भी बदलने वाली है। हम बोलते हैं कि लड़कियां बढ़ रही हैं आगे, लेकिन बढ़ रही हैं, लेकिन लड़के शायद नहीं बढ़ पा रहे लड़कियों को बढ़ता हुआ देखने के लिए। लड़के उतने ज़्यादा माइंड सेटअप उनका वैसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। एक्चुअली मेरा स्कूल ऑफ थॉट इसमें बिल्कुल ही डिफरेंट है। मुझे ऐसा पर्सनली जितना मैं अपने ऑफिस में देख रही हूँ यंग बॉयज़ को, या मिड-20s में, 30s में, 40s में, मैं उन बॉयज़ को देखती हूँ, उनकी वाइफ को छींक आती है, बुखार आता है और वो 2 दिन की छुट्टी ले लेते हैं। ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, नॉट इवन विद नोन बट अननोन ऑल्सो। कि मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में विमेन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं। तो आज वो ऐसा नहीं है कि वो डर जाएंगी, दब जाएंगी और आप उनको कैसा भी ट्रीट कर लोगे और वो कहेंगी हाँ हाँ ठीक है हम रह लेंगे तुम्हारे साथ। आज का वो ट्रेडिशन इज गॉन, क्योंकि वो अपनी नीड्स अच्छे से टेबल पे रख सकती है कि ये मेरी नीड्स हैं एंड यू हैव टू लुक आफ्टर इट, और जो आपकी हैं आई विल लुक आफ्टर देम। सो मैं जो शिफ्ट देख रही हूँ मेन का, मुझे तो लगता है कि वो काफ़ी अवेयर हो रहे हैं एंड आई थिंक वो जेन्युइनली उनका फियर भी है कि वो अपने पार्टनर को लूज ना करे उस वे में। और मदर इन लॉ के साथ कितना कॉर्डियल रिलेशनशिप ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। आई थिंक सी पर्सनली मेरी मदर इन लॉ नहीं है, आई विश होती, बिकॉज आई वुड हैव पर्सनली लव्ड, बट मुझे ऐसा लगता है कि सी मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ का एक नेचुरल इक्वेशन है कि थोड़ा फाइटिंग वाला वो होता ही है इक्वेशन। वो खिटपिट आपकी खुद की मदर से भी होती है, आप कैसे इमेजिन कर सकते हो मदर इन लॉ से नहीं होगा। बट आई थिंक उसमें अगेन डॉटर इन लॉ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू ट्रीट हर लाइक अ मदर, एंड मदर इन लॉ का फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस बेटी को बिल्कुल ही अपनी बेटी से ऊपर ट्रीट करो। फिर वहां पे पॉलिटिक्स, इनसिक्योरिटीज, हस्बैंड उसका साइड ले रहा है, उसका साइड ले रहा है, उस बेचारे हस्बैंड को डिवाइड कर दिया आपने 2 पार्ट्स में, दैट नेवर वर्क्स। उससे तो घर का एनवायरनमेंट भी खराब होगा, मेंटल पीस भी डिस्ट्रॉय होगी, ग्रोथ भी रुकेगी। एंड मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जॉइंट फैमिलीज में तो ये बहुत बहुत ज्यादा हाइपर है। फिर इस तरीके के टॉक्सिक रिलेशनशिप और फैमिली को कैसे मेंटेन किया जाए? So it's just कि वो कॉर्डियल रिलेशनशिप सिर्फ आपका कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग से ही होता है ना। अगेन द टॉपिक दैट वी स्पोक, मैरिज से पहले ये चीजें डिस्कस हो भी रही हैं कि नहीं, रादर देन कि हम लाल लहंगा पहनेंगे या वेलवेट पहनेंगे, वो क्या फायदा उसका। लेकिन मुझे लगता है शादी के बाद एक अलग ही सिनेरियो होता है, आप जितना मर्जी डिस्कस कर लें। जैसे कि मैंने बताया कि लिव इन में भी आप देखिए डिवोर्सेस होते हैं, अरेंज मैरिज में भी होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो सिनेरियो एकदम अलग होता है, क्योंकि आपको वो मेंटली आपका कहीं ना कहीं पता है कि मैं लिव इन में रह रहा हूँ, वो रहता है। चलते चलते मूवी थी रानी मुखर्जी और शाहरुख खान की, जिसमें बड़ी छोटी छोटी बातों पर इनकी लड़ाई होती है, तौलिया गीला है, और वो चीजें मैटर करती हैं, मैटर बहुत करती हैं। भाई आपने स्विच ऑन ऑफ कर, मेरे हस्बैंड से मेरी इस बात पे लड़ाई होती है, यार स्विच ऑन ऑफ कर तो धीरे किया करो, टच तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है। तो वो छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत इरिटेटिंग, स्पेशली गीला तौलिया। ओह गॉड इट्स सो इरिटेटिंग। गीला तौलिया वाली मेरी आदत है। सॉरी। तो मैं वही कह रही हूँ ना कि लिव इन में रहना, कोर्टशिप पीरियड में रहना और शादी के बाद बिल्कुल अलग चीजें होती हैं। वो तो है। सी हर चीज तो आप ऐसे चेंज भी नहीं कर सकते ना। आप एग्जैक्टली अब बोलोगे कि कोई आदमी मान लीजिए इतना क्लीनलीनेस में नहीं है, फॉर एग्जांपल, डू यू थिंक इट्स राइट कि आप अपने पार्टनर को फोर्स करो कि नहीं नहीं तुम क्लीन करो, तुम क्लीन करो? एक डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग बात है। अगर आपके घर में आप हाउस हेल्प नहीं रख रहे हो, कुछ है, तो वहां आप डिवाइड कर रहे हो, बट हर किसी की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अगर एक व्यक्ति एक चीज कर रहा है, घर के काम कर रहा है, दूसरा व्यक्ति घर के बाहर के काम करे, तो हर चीज में तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई बिल्कुल ही आपके अकॉर्डिंग चलेगा। और आई थिंक ये किसी पॉडकास्ट में ये चीज जय शेट्टी ने अपनी वाइफ के लिए बोली थी कि जय शेट्टी बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, सुपर ऑर्गेनाइज्ड है, और उनकी वाइफ बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड रहती है, अनप्रिपेयर्ड रहती है हर चीज के लिए। तो ही सेड पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, ऐसे कैसे करती है इसको, लाइक शी डजंट नो हाउ टू वर्क, या यू नो। एंड देन इवेंचुअली मैंने रियलाइज करा कि इज इट फेयर, मैंने उससे शादी करी नोइंग ऑल दीज फ्लॉज, और अब सडनली आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ये चेंज हो जाए एकदम ही 180 डिग्री, वो तो बिल्कुल ही फेयर नहीं है ना। तो आपकी एक्सपेक्टेशन भी गलत है वहां पे। हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि शादी के पहले भी ये सब चीज़ें होती थी, लेकिन वो माइंड में होता है कि यार लिव इन में हूँ, या फिर एक मेंटल सेटअप होता है कि मेरे साथ एक बंदी तो है जो मेरे साथ रह रही है, एक बंदा है जो मेरे साथ रह रहा है। लेकिन शादी के बाद वो ऑल टुगेदर चेंज हो जाती हैं चीज़ें, और शादी के बाद मुझे लगता है हस्बैंड की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है रिलेशनशिप को कॉर्डियल रखना, और साथ ही साथ अपने घर वालों के साथ उस रिलेशनशिप को बनाए रखना। और ये एक्सपेक्टेशन कितनी सही है कि भाई तुम मेरी मम्मी से बात करो, ज़्यादा देर बैठो और उनसे हर चीज़ शेयर करो। अगर सामने से वैसा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तब भी तुम कोशिश करो।
ये कितना फेयर है? मुझे लगता है जैसे जो आदमी है ना वो अपनी माँ के साथ इतने साल रहे हैं, उन्होंने जब वो घर आते हैं तो वाइफ जैसे कई बार होता है चिक चिक कर देती है, पर माँ चिक चिक नहीं करती, माँ का लव बहुत अनकंडीशनल होता है। तो कोई भी आदमी अपने घर में ना सिर्फ पीस चाहता है, उनको कुछ और नहीं चाहिए आपसे। आप उनको बर्थडे गिफ्ट में बहुत हैवी प्रेजेंट दे दो, पर 30 दिन आप उनके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स दे दो, इट्स नॉट वर्थ इट। वो चाहते हैं कि घर में एक पीस बनी रहे। तो अगर उसके लिए मान लीजिए कि किसी वाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ भी रहे हैं अपनी मदर इन लॉ फादर इन लॉ के लिए, आई थिंक इट्स ओके, इट्स ओके। बिकॉज कई रिलेशनशिप मैंने अपनी खुद की फैमिली में देखा है कि उन्होंने अपने इन लॉज के साथ इनिशियल कुछ टाइम में हार्डशिप हुई है, पर आज की डेट में मतलब जिस तरीके से उनके इन लॉज मेरी अपने बुआज और उन लोगों को ट्रीट करते हैं, इट्स हेवनली, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। सो वो पेशेंस एंड टाइम, एक दिन में 2 दिन में 1 साल में नहीं होती वो चीजें चेंज। वो रिलेशनशिप का ट्रांजिशन में ही कितने साल लग जाते हैं, और दोनों साइड से होता है मेरे ख्याल और वो में। दोनों साइड से होता है। मैं ये नहीं करूंगी ऐसा नहीं होता, किसी जगह में आप बहुत एडमेंट नहीं हो सकते। एक कॉमन ग्राउंड किसी भी रिलेशनशिप में बहुत जरूरी है। और आजकल की जनरेशन में ये बिल्कुल लैक है। आज की जनरेशन में तो है, मतलब नॉट हम मिलेनियल्स के लिए नहीं है। नहीं, हम तो अच्छी अच्छी सास बनेंगे ना। हम अच्छी हम कैन बी फ्रेंड। मुझे ऐसा लगता है जब हम मदर इन लॉज और वो हम वो सास बनेंगे, तुम अकेले ही रहो। हमें आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए, तुम्हें चाहिए नहीं चाहिए, थोड़ा दूर रहो क्योंकि हमें लड़ाई नहीं चाहिए। पर हम एक उनके फ्रेंड बन के उनका वो करेंगे और वहां से टैंट्रम्स ही आएंगे। तो थोड़ा डिस्टेंस ही ठीक है। हाँ, वही ठीक है। अच्छा, आपको कभी किसी ने कहा कि आप जब भी मेट की गीत लगती हैं? मुझे ऐसा बोला तो है, ऐसा बोलते हैं। एक्चुअली अभी तो कैमरा से तो कम बात कर रही हूँ, एक्चुअली बहुत बात करती हूँ। लेकिन बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करने का। तो बहुत बात करती हूँ। मुझे एक्चुअली अगर कभी कोई जॉब हो ना कि जिसमें सिर्फ बातें करनी हो है, तो मैं करोड़पति बन जाऊंगी अभी। मुझे बातें बहुत पसंद है। ओके, अच्छा, आपके पास जब कोई आता है अपने प्रॉब्लम्स को लेकर, तो एक बार आपने उसका सॉल्यूशन किया, कई बार ऐसा होता है कि हम बार बार सॉल्यूशन देते हैं, फिर आप बोलते हैं यार बताया तो है कि भैया ऐसे मत कर, ऐसे कर। हाँ, वो ऑपोजिट करते हैं, एग्जैक्ट ऑपोजिट। हाँ, तो गुस्सा नहीं आता? आता तो है, अभी बताऊंगी तो जो ये सुन रहा है वो लड़की मेरी फ्रेंड समझ जाएगी कि उसके लिए है, क्योंकि उसको जो एडवाइस करो वो एग्जैक्टली उसको ऑपोजिट करती है। और हर वीकेंड मुझे सेम कॉल आता है, तो मुझे लगता है यार ये क्या है यार, ये अगर मैं इससे प्यार नहीं करती तो मैं इससे बात करना बंद कर देती। अच्छा, कॉमन प्रॉब्लम क्या रहती है? कॉमन प्रॉब्लम्स इन जनरल देखिए, जो लड़कियां अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है तो उनके लिए तो जॉब, ग्रोथ, मनी, मोस्ट प्रॉब्लम्स मनी। बट जहाँ लड़कियां बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं तो मैन बिकम्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम कि कैसे रिलेशनशिप चले हमारा, कैसे अच्छा चले या अच्छा नहीं, अब अच्छा नहीं हो रहा है, डेटिंग लाइफ या लेट मैरिजेस। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू मेन। जो मुझे लगता है वहाँ मेन प्रॉब्लम नहीं है, मेरी फ्रेंड्स भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है। इन जनरल आई थिंक विमेन की एक्सपेक्टेशंस बहुत अलग अलग ऐसे डाइवर्सिफाइड घूमती हैं। तो अगर आप एक सही डायरेक्शन में सही आदमी से बात करोगे तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। तो सेम लूप, सेम साइकिल अगेन एंड अगेन बहुत डेंजरस हो जाता है। और विमेन एम्पावरमेंट का अगर मैं पूछूं तो असली मतलब क्या है? क्योंकि मेरी आपसे जो बात भी हो रही थी तो हम बता रहे थे कि ऐसे कई आजकल जो लड़कियों के पेरेंट्स हैं वो शुरुआत से ही ऐसी एडवाइस देते हैं कि भाई तुम किसी से कम नहीं हो, तुम्हें कोई बोलेगा तो चटाक लगाना एक थप्पड़, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन मुझे लगता है कि आपको लड़कों को भी उतनी ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए अनटिल वो कुछ गलत नहीं कर रहे तो। एग्जैक्टली। है ना? तो ये कितना ज़रूरी है? क्या ये बताना लड़कियों को बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि देखिए वो अच्छी चीज़ है कि आप बैड टच गुड टच के बारे में बता रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आप 7-8 साल की बच्ची को आप ये बताएं कि भैया तुम तो सीधे रानी लक्ष्मीबाई हो, तुम तो कुछ भी कर सकती हो। हाँ। तो उसके लिए भी कुछ आपको लगता है कि लाइन ड्रॉ करनी चाहिए? और आपको ये जान के हैरानी हुई क्योंकि अभी तो आपका कोई बेटा या बेटी नहीं है, कई स्कूल्स में है कि अगर आपकी बेटी है तो आपको मतलब ज़्यादा रियायत मिलेगी, ज़्यादा आपको कहा जा सकता है कि आपको फेवर ज़्यादा किया जाएगा। अब इसमें मेरी क्या गलती है, मेरा बेटा है तो ये जेंडर बायसनेस ये भी कम होनी चाहिए। आपको क्यों बताना है कि लड़की हो? आप ऑटो के पीछे भी लिखा होता है मैं महिलाओं की इज्जत करता हूँ। अरे भैया, महिलाओं की इज्जत मतलब लिखने की जरूरत है। हाँ, मतलब ये सब चीज़ें एक क्यों आप स्पेसिफाई करते हो महिलाओं को? आप मेन एक स्ट्रीम में क्यों नहीं रखते हो? मुझे लगता है विमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत क्लियर कट आंसर है कि आप इसको जेंडर बायस मत करो, बिकॉज आदमी भी वही रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। अगर वो सही है आपके साथ तो उसका डिसरिस्पेक्ट करना कोई मतलब ही नहीं बनता।
राइट? तो आप अपनी लाइफ में जो भी काम कर रहे हो, मेक श्योर कि उससे अगर एक व्यक्ति भी कुछ अपनी लाइफ में सीखे, मेरे हिसाब से वो वुमेन एम्पावरमेंट है कि आपने किसी की लाइफ में एक बहुत छोटा डिफरेंस करा बट कर दिया, एंड एन अननोन की लाइफ में, क्योंकि नोन तो आपको हो सकता है हमेशा ही सराहें, बट एक अननोन व्यक्ति जो प्रोबेबली आपका कुछ लगता नहीं है, उसने कुछ आपका ऐसा इंटरव्यू या वीडियो या कुछ भी देखा और उसको लगा वाह यार मैं भी अपने ऊपर ऐसे ही काम करना चाहती हूँ, तो बस यू आर डन। एंड द सेम थिंग गोज फॉर अ मैन, क्योंकि आदमी को नीचे करके आप ऊपर नहीं बन सकते। सोसाइटी में आदमी को औरत की जरूरत है, एंड इट्स लाइकवाइज। लेकिन आपको लगता है कहीं ना कहीं ऐसा, जैसे हमने पहले भी बात की जॉब और इस सब के लेकर, जब लड़कियां जॉब करने लग पड़ती हैं तो एक अलग एटीट्यूड आ जाता है कि मैं नौकरी कर रही हूँ, मेड रखो, कुक रखो, मेरा से बेटा नहीं संभाला जाता है, एक इसके लिए भी नैनी रखो, मदर इन लॉ की सेवा नहीं हो रही, चलो जी नर्स रखो, है ना। और लड़के जब कमाते हैं तो लड़कों के लिए एक वो होता है कि मुझे पहले घर देखना है, मुझे इसका बिल देना है, एक मिडिल क्लास फैमिली की मैं बात कर रही हूँ, इसका बिल देना है, शॉपिंग के इतने पैसे निकालने हैं, राशन का इतना पैसा निकालना है, वो पैसा लड़का पूरी फैमिली पे यूज़ कर रहा है। लेकिन लड़की के लिए अंदर एक अलग वो एटीट्यूड आ जाता है एम्पावरमेंट का। क्या वो भी इसी सोसाइटी की देन है, क्योंकि लड़कियों ने बहुत सालों बाद अब ये दौर देखा है? लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो देखिए कंफर्ट लाइफ अच्छा ही है। अगर दो इनकम से वो चीज आ रही है तो इट्स नॉट बैड, क्योंकि हमें क्या वो छोटे छोटे जो पैसे बचा के आप अपनी लाइफ रोज की अनकंफर्टेबल क्यों करना चाहते हो? अगर आप उस कंफर्ट को अफोर्ड कर सकते हो, गुड, वेल एंड गुड। बट अगर हम बात करें उस घर में जहाँ पे लोन्स हैं, प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो वहां पे अगर एक औरत कमा रही है तो ये बोलना वाकई में बहुत गलत है कि नहीं आप मेरे लिए ये करो, आप ऐसा इस तरीके से करो, और इस तरीके से एरोगेंस दिखाना कि अब मैं कमा रही हूँ। क्योंकि आदमी तभी लो फील करता है क्योंकि उसको ये फील होने लगेगा कि यार अभी तक मैं कमा रहा था तब तक सब कुछ ठीक था, जब अब आप कमा रहे हो तो अब आप मेरे ऊपर आप मेरे ऊपर हावी हो रहे हो। वो एटीट्यूड ही गलत है इन द फर्स्ट प्लेस। एक चैनल स्टार्ट करूंगी मैं, हस्बैंड टॉक्स। वो आपके हस्बैंड करेंगे स्टार्ट? हाँ, हस्बैंड टॉक्स स्क्रिप्ट मैं लिखूंगी, फिर मैं पॉडकास्ट करूंगी। फिर आप उन्हें पॉडकास्ट करिएगा। ठीक है। एक लास्ट मैसेज सेल्फ लव पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे और रिलेशनशिप्स पे। सेल्फ लव पे सबसे पहले जो मैंने कहा कि सरफेस लेवल पे कुछ भी नहीं होता, प्लीज उसे सिर्फ ऊपर मुझे ऐसे डीएम्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप मुझे बोल रहे हो कि नहीं हमने तो आज खुद को पूरा दिन पैम्पर करा और मैंने किसी से बात नहीं करी, हम सबसे अलग रहे। बिल्कुल भी नहीं, सबके साथ रहकर एक टाइम अपने लिए निकालना बहुत जरूरी है। सेम गोज फॉर योर रिलेशनशिप्स। आप अगर अपने पार्टनर के साथ अच्छे से टाइम बिता रहे हैं, आप उनको अच्छे से प्रॉब्लम्स कन्वे कर रहे हैं, आप हर अपनी लाइफ को बैलेंस करके चल रहे हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग। आपका रिलेशनशिप अच्छा ही चलेगा, और उसमें जो अप्स एंड डाउन्स होंगे उसमें आप पेशेंस के साथ डील करो। और अगर एज वी सेड बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट अगर एक रिलेशनशिप खिंच रहा है, इट इज नॉट वर्थ इट, इट्स नॉट वर्थ इट। हस्बैंड्स के लिए मैसेज? पैम्पर योर वाइफ। हाँ बिल्कुल। और हम लोगों को अच्छा भी लगता है यार, आप पैम्पर करो, हम पूरी तरह से आप पे समर्पित हो जाएंगे। और लड़कियां बहुत प्यार करती हैं जब करती हैं तो। हालांकि लड़कों के लिए ज्यादा कहा जाता है कि भाई लड़के मूव ऑन नहीं हो पाते, लड़कियां जल्दी मूव ऑन होती हैं। ऐसा नहीं है, ये आजकल की जनरेशन होती होगी ऐसी, हमारी जनरेशन बड़ी सही थी और हम चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन भी ऐसी हो। लेकिन मतलब ऑन अ वेरी सीरियस नोट, रिलेशनशिप्स को बनाए रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है, आप देंगे आपको उतना मिलेगा भी। और साथ ही साथ एक कहते हैं कॉर्डियल रिलेशनशिप बनाने में कुछ नहीं जाता है, ज़्यादा पैसा भी नहीं जाएगा, पैसा तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, सिर्फ ज़रूरत है समय की। एक दूसरे के साथ आप क्वालिटी टाइम बिताएं और एक दूसरे की परेशानियों को समझें, एक दूसरे की पसंद को जानें। क्या फ़ायदा अगर आपको यही नहीं पता कि आपकी वाइफ को खाने में क्या अच्छा लगता है? क्या फ़ायदा अगर आपको यही नहीं पता कि आपके हस्बैंड का फेवरेट कलर क्या है? तो आज अपने हस्बैंड से ज़रूर पूछेगा कि उनका फेवरेट कलर कौन सा है, अपनी वाइफ से ज़रूर पूछेगा कि खाने में क्या पसंद है। आपके हस्बैंड को क्या पसंद है वैसे खाने में? भिंडी, कुरकुरी भिंडी, बैंगन। और फेवरेट कलर? फेवरेट कलर रेड। अब मेरे वार्डरोब में सिर्फ रेड है, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है रेड पहनना। देखो इनको पहचाना है तो हमारी बातें तो खत्म होने वाली नहीं है। आप भी अपने हस्बैंड से जाके पूछिए क्या क्या उनको पसंद है, और आज एक अच्छे से डिनर पे, लंच पे जाइए, अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए और ब्रेकअप्स को भूल जाइए, ढेर सारा मजा कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर। बाकी बातें करते रहेंगे। तमन्ना टॉकीज, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.